हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप इंप्रूवमेंट में सेकंड लेक्चर। इसके पहले हम लोग पढ़े थे चिकपी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मस्टर्ड के बारे में। मस्टर्ड का अगर बॉटनिकल नेम की बात करें ब्रेसिका नाइग्रा है, और क्रोमोसोम की बात करें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं, क्योंकि 16 आप देख सकते हैं 16, 18, 20 और 22, 36 ऐसा वेरिएशन इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसकी डिफरेंट स्पीसीज होती हैं और डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज हैं और सब में अलग अलग टाइप के अलग अलग क्रोमोसोम नंबर है। तो इसलिए ब्रेसिका की अगर बात करें, मस्टर्ड की बात करें, तो इसकी जितनी डिफरेंट स्पीसीज होती हैं उसमें अलग अलग क्रोमोसोम पाया जाता है। इसलिए क्रोमोसोम की जो है फिक्स एक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ओरिजिन की हम बात करें तो इंडिया है, और मस्टर्ड जो होता है एक ऑयल क्रॉप है और इसमें से 40 से 45% ऑयल पाया जाता है और अच्छा प्रोटीन का कंटेंट भी पाया जाता है। 38 से 41% प्रोटीन पाया जाता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी पाया कहाँ जाता है, तो एशिया के मोस्टली रीजन्स में पाया जाता है। इसके लिए अगर भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश और राजस्थान एक मेजर फील्ड है, इसका मेजर प्रोड्यूसर है ये दोनों स्टेट। और प्रोजेनिटर यानी इसकी उत्पत्ति किससे हुई, यानी इन स्पीसीज की उत्पत्ति किससे हुई, उसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि किस स्पीसीज से हुई है। और एक ब्रॉड ग्रुप होता है, लगभग 3000 स्पीसीज का ग्रुप होता है। उसको 40 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वाली यानी कल्टिवेटेड वैरायटियां हैं, और उसको जो कल्टिवेटेड वैरायटी है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक को तो वेजिटेबल कहा जाता है, दूसरे को ऑयल सीड टाइप कहा जाता है। तो वेजिटेबल टाइप्स की होती हैं, कुछ ऑयल सीड टाइप्स के होते हैं। तो इनमें आपस में अगर वेजिटेबल और ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं, जैसे आपका कैबेज है यानी गोभी है, कालीफ्लावर है, टर्निप है, ये आपके वेजिटेबल है। रैप सीड है और मस्टर्ड जो है ऑयल सीड क्रॉप है। तो ये 2 ग्रुप यानी जितने भी मस्टर्ड्स हैं या ब्रेसिका फैमिली के जितने भी क्रॉप्स हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। और इसको 2 भागों में बांटने का तात्पर्य यही है कि ठीक है, तेजली समझने के लिए इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी, और ये जो होती हैं जितनी भी मस्टर्ड क्रॉप हैं किस टाइप की होती हैं, डिप्लॉयड टाइप होती है, यानी 2x होगी या तो फिर 4x टाइप की पाई जाती हैं। अब जैसे इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें कि एग्जांपल से समझना हो कि कौन सी है, तो नीचे ट्रायंगल बना हुआ है और इस ब्रेसिका ट्रायंगल से आप समझ सकते हैं। ये ब्रेसिका ट्रायंगल जो है यहाँ पर आप देखिए, जो ब्रेसिका नाइग्रा है, फिर ओलेरिया कैम्पेस्ट्रिस, ओलेरिया, ये तीनों ट्रायंगल के तीनों कोने पे जितनी भी स्पीसीज हैं ये और ये तीनों स्पीसीज क्या है आपकी डिप्लॉयड स्पीसीज, यहाँ पे नाम लिखा गया है। ये तीनों स्पीसीज क्या है आपकी डिप्लॉयड है, और इनसे जो इतनी बनेगी वो क्या होंगी आपकी एलोटेट्राप्लॉयड होंगी, यानी टेट्राप्लॉयड होंगी। ठीक है, अब याद करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको ट्रिक को पकड़ना होगा, क्योंकि आप इस ट्रिक के आधार पर अगर इसको याद करेंगे तो इजीली याद कर ले जाएंगे। जैसे आपको करना क्या है, डिप्लॉयड स्पीसीज को पहले ऊपर लिख लीजिए। पहले नंबर क्या लिखिए, नाइग्रा लिखिए, फिर क्या लिखेंगे आप, ओलेरिया लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे आप, कैम्पेस्ट्रिस लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करिए, आप इसके जीनोम को भी लिख लीजिए। यानी कि नाइग्रा का जीनोम जो है बी है, यहाँ देखिए बी है। फिर अब ओलेरिया का जीनोम क्या है आपका सी है, और फिर आपके कैम्पेस्ट्रिस का जीनोम क्या है, ए है। क्रोमोसोम लिख लीजिए, यहाँ पे 8, 9 और 10 है, एक लाइन से है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब करना क्या है, आपको क्रॉस कराना है। जब यन का देखिए यन का ओ से कराएंगे, जब यन का ओ से कराएंगे यानी कि नेपस का, नाइग्रा का, ओलेरिया से कराएंगे, इसका इससे कराएंगे तो सी बच रहा है, यहाँ पे ये सी बच रहा है, तो इसके नीचे क्या लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, यानी कि सी बन जाएगा, यानी कि कैरानाटा बन जाएगा। इस तरह से याद करना है। एन ओ का क्रॉस कराया गया, नाइग्रा ओलेरिया क्रॉस कराया गया तो सी बचा, और सी से क्या बनता है, कैरिनाटा बनता है। जब ओ और सी का क्रॉस कराएंगे, ओ और सी का क्रॉस यानी कि ओलेरिया और आप किसका क्रॉस कराएंगे, कैम्पेस्ट्रिस का क्रॉस कराएंगे, तो क्या बच रहा है, एन बच रहा है, तो ये क्या बन गया आपका, नेपस बन गया। ठीक है, तो ओ और सी का क्रॉस कराएंगे तो एन और सी का क्रॉस कराएंगे तो एक नया बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, जुनूसिया कहेंगे। अब इससे क्या पता चल रहा है आपको, इजी क्या हो जा रहा है, जब आपने क्रॉस कराया ओ और एन का, एन और ओ का क्रॉस कराया तो एन का जीनोम क्या है, बी, इसका जीनोम क्या हो गया, बी, और ओ का जीनोम क्या है, सी। यहाँ देखिए बी और सी आ गया है, यानी कि जो सी बना था, कैरिनाटा बना था, इसका जीनोम क्या हो गया, बी सी हो गया। फिर आपने ओ और सी का क्रॉस कराया तो ओ का जीनोम था सी और ए का जीनोम था ए, यानी कि नैप बना क्या था, नेपस बना था। तो नेपस जो है इसका जीनोम क्या हो गया आपका, सी ए हो गया या ए सी हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या क्रॉस कराया, सी और ए का क्रॉस कराया, यानी कि कैम्पेस्ट्रिस का नाइग्रा से क्रॉस कराया, यहाँ क्या आ गया, ए और बी, ए आपका आ गया। ठीक है, ए आपका फिर क्या बन गया, ए और बी बन गया। आप इसी तरह से क्रोमोसोम लिख सकते हैं, जैसे जब आपने नाइग्रा का कैम्पेस्ट्रिस, नाइग्रा का ओलेरिया क्रॉस कराया तो नाइग्रा का ओलेरिया 9 था, तो ये 17 हो गया। ठीक है, आप फिर
ओल्ड्रेसिया कैम्पेस्ट्रिस का क्रॉस कराया तो ओल्ड्रेसिया 9 और कैम्पेस्ट्रिस 10, ये 19 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 19 लिखा गया है। और फिर आप कैम्पेस्ट्रिस और इसका नाइग्रा का क्रॉस कराया, कैम्पेस्ट्रिस का 10, नाइग्रा का 8, इसका कितना हो गया 18, यहाँ पर 18। तो इस तरह से याद करना है कि NOC लिख लीजिए, फिर ऊपर जीनोम लिख लीजिए। अगर कुछ नहीं लिखना है पहले NOC लिख लीजिए, फिर इनका आपस में क्रॉस करा लीजिए। तो जब एन नाइग्रा का ओल्ड्रेसिया कराएंगे तो C बचेगा, जिसलिए कैरिनाटा हो जाएगा। ओल्ड्रेसिया कैम्पेस्ट्रिस कराएंगे तो N बचेगा, तो नाइपस हो जाएगा। और इन दोनों का जब आपस में कराएंगे यानी कि कैम्पेस्ट्रिस नाइग्रा का, तो एक नया बन जाएगा, ये याद करना रहेगा, जुनसिया हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम एक सीक्वेंस रहेगा 9, 8, 10। और यहाँ पे जीनोम जो होता है ये ध्यान देने वाली कि BCA होगा। ठीक है, BCA होगा, ये यहाँ पे याद करना है। तो जितनी चीज़ें बीच में बनी हुई है यानी हाइब्रिडाइजेशन से जितनी भी चीज़ें बनी हैं यहाँ पे, वो सभी क्या है आपकी टेट्राप्लाइडी है। जैसे ये क्या है आपकी टेट्राप्लाइडी है, ये क्या है टेट्राप्लाइडी, ये क्या है टेट्राप्लाइडी। कैसे पता, क्योंकि इसके पास 2 जीनोम है, इसके पास 2 जीनोम, 2 डिफरेंट स्पीसीज के जीनोम है। और ये सब क्या है डिप्लॉयड है, क्योंकि एक ही जीनोम पाया जा रहा है, एक जीनोम की 2 प्रतियाँ हैं, इसकी एक जीनोम की 2 प्रतियाँ हैं, इसकी क्या है एक जीनोम की 2 प्रतियाँ हैं। इसलिए क्या है जितने भी ट्रायंगल्स पे पाए जाते हैं ये सभी क्या है आपके डिप्लॉयड हैं। और जो बीच में पाए जाएंगे वो सभी क्या होंगे आपकी टेट्राप्लाइड होंगे। ये यानी टेट्राप्लाइड, ये टेट्राप्लाइड और ये टेट्राप्लाइड। टेट्राप्लाइड कैसे है, क्योंकि 2 जीनोम है, अभी आधे जीनोम लिखे गए आधे नहीं लिखे गए। होगा क्या, जैसे यहाँ पे क्या है N लिखा गया है, जब इस N को आप क्या करेंगे 2N करेंगे, तो 2N बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका क्रोमोसोम कितना हो जाएगा कैरिनाटा का 34 हो जाएगा। और सब कुछ डबल हो जाएगा, जीनोम क्या हो जाएगा BB और CC हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, यानी एक जीनोम 2 जीनोम की 4 प्रतियाँ हो जाएंगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये टेट्राप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये टेट्राप्लाइड हो जाएगा, इसी तरह से ये टेट्राप्लाइड हो जाएगा। तो ये है, आपको ये याद रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर इस क्रॉप की अगर बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में आते हैं हमेशा। ठीक है, अब उसी के डिटेल दिया गया, जितने भी स्पीसीज बनी है यहाँ पे इस स्लाइड में, इस पेज पे उसी का डिटेल दिया गया है कि जैसे रेप्सिड यानी कि बेस्का कैम्पेस्ट्रिस है, तो बेस्का कैम्पेस्ट्रिस जो होता है आपका, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है 20 है, 10 है। N बराबर क्या है 10 है, जब 2N लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यानी कि डिप्लॉयड है, इसलिए 2N में लिखेंगे 20 हो जाएगा। अब इसका इकोनॉमिक यूज क्या है, इसकी कितनी और वैरायटीज़ हैं, उसके डिटेल्स यहाँ दिया गया है। ये सेल्फ स्टाइल नेचर की होती है, इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है नॉर्थ इंडिया का, कल्टिवेटेड टाइप की होती है, यानी कि इनका कल्टिवेशन जो होता है लगभग नॉर्थ इंडिया में सभी जगह होता है। ठीक है, तो बेस्का कैम्पेस्ट्रिस इसकी जो वैरायटीज़ है, बेस्का कैम्पेस्ट्रिस की ब्राउन सरसों है, येलो सरसों है, ठीक है, और तोरिया है। तो 3 वैरायटी आ जाती है इसमें। ठीक है, इसके अलावा ब्रेस्का नेपस है, यूरोपियन रेपसीड है, ये सेल्फ फर्टाइल होती है। ठीक है, यूरोपियन रेपसीड है, ये सेल्फ फर्टाइल होती है। 38 इसका क्रोमोसोम देखिए, नेपस का कितना क्रोमोसोम नंबर है 38। 38 देखिए कितना है, नेपस का 38 है। अब 38 क्यों हो रहा है, यहाँ देखिए इसमें क्रोमोसोम कितना दिया गया, N बराबर 19 है। जब आप 2N लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। जीनोम क्या हो जाएंगे, AA की 2 कापी हो जाएगी और CC की 2 कापियाँ हो जाएंगी। तो टोटल कितने जीनोम हो जाएंगे 38 जीनोम हो जाएंगे। ब्रीडिंग की अगर हम बात करें, देखिए कुछ और भी है, जैसे आप इसी तरह से सभी का समझना होगा, आपकी जितनी भी हैं, आपके ब्रेस्का नेपस हो गया। नाइग्रा की अगर बात करें तो नाइग्रा का 16 है, नाइग्रा का 16 हो जाएगा, क्योंकि जीनोम क्या है, जितने जीनोम की प्रतियाँ होंगी, जैसे नाइग्रा है और नाइग्रा N बराबर क्या है 8 है, और जीनोम क्या है BB है, यानी B का 8 क्रोमोसोम, इस B का 8 क्रोमोसोम, यानी 16 हो जाएगा। यानी 2N बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी जीनोम बेसिक क्रोमोसोम जितने होते हैं वह किसके बराबर होते हैं, एक जीनोम के बराबर होते हैं। और जीनोम क्या है इसका B है, और B की कितनी कापी 2, इसलिए क्या है डिप्लॉयड है। जब 2 कापी हैं तो इसलिए 8 8 2 बार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके एल्बा का हो जाएगा 24, चूंकि एल्बा इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं अलग से है, तो इसलिए उसको याद करना होगा। जो नाइग्रा होता है उसको ब्लैक मस्टर्ड कहा जाता है, 28% उसमें तेल पाया जाता है, और एल्बा में 30% पाया जाता है, ये वाइट मस्टर्ड होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें जुनसिया का, जुनसिया 36 होगा। आप देखिए यहाँ जुनसिया बना हुआ है, 18 है N बराबर, और 18 का 36 हो जाएगा। और जिसका जीनोम क्या है A और B है, यानी कि A 2 कापी और B। ठीक है, तो A कहाँ से आया है, A इसका जो आया हुआ है कैम्पेस्ट्रिस से आया है, तो कैम्पेस्ट्रिस में N बराबर 10, तो 10 A का 1 कापी, दूसरा 10 की 1 कापी। और B कहाँ से आया है, नाइग्रा से आया है, तो इसकी 1 कापी और इसकी 1 कापी। तो 10 10 20 और 8 8 16, टोटल कितना हो जाएगा 36। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इस चीज़ को अगर समझना है, इस चीज़ को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा पोलाइडी लेवल कैसे डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आपको क्रोमोसोमल एब्रेशन वाले चैप्टर पूरा क्लियर होना चाहिए कि या पॉलीपोलाइडी
पूरी चैप्टर जो होता है वो क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट्स लगभग मोस्टली क्रॉपों में क्या होगा, लगभग कुछ बातें तो सेम रहती है, यानी हमको सबका क्या बढ़ाना है, यील्ड बढ़ाना है। यहाँ आप किस चीज़ का यील्ड बढ़ाना है, हमको ऑयल्स का यील्ड बढ़ाना है, ना कि ग्रेन का ही सिर्फ यील्ड नहीं, मतलब यील्ड इस दृष्टिकोण से बने कि हमको ओवरऑल ऑयल कंटेंट अधिक मिले, ठीक है। अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी रहे जिससे मल्टीपल क्रॉपिंग सीक्वेंस में यूज किया जा सके। अर्ली मस्टर्ड के क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग में यूज करते हैं। तो अर्ली मैच्योरिटी रहेगा तो हम इसकी कई मल्टीपल क्रॉपिंग सीक्वेंस जो है उसमें इसको यूज कर सकते हैं। रेसिस्टेंस होनी चाहिए एबायोटिक स्ट्रेस में, यानी कि एबायोटिक रेसिस्टेंस टू नीड टू प्रिवेंट यील्ड लॉसेस एंड विंटर हार्डनेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होगा कि चूंकि मस्टर्ड की क्रॉप जो होती है बड़ी सेंसिटिव टाइप की होती है, क्योंकि इसमें जल्दी से वो नुकसान होता है, मीन्स पॉट जो होते हैं फट जाते हैं और जो उसके ग्रेन्स होते हैं गिर जाते हैं, ठीक है। दूसरा है रेसिस्टेंस जो होना चाहिए बायोटिक के प्रति, यानी पाउडरी मिल्डी हुआ, ब्लैक लेग हुआ और जितनी भी बीमारियां इसमें लगती हैं उसके अगेंस्ट अगर हमको रेसिस्टेंस वैरायटी मिलती है तो ये बेहतर रहेगा। अब कौन सी बीमारी पाउडरी मिल्डी लगती है, आप प्लांट पैथोलॉजी में पढ़े हैं पाउडरी मिल्डी, आप ब्रेस्का या मस्टर्ड, ब्लैक लेग लगता है, ठीक है, अल्टरनेरिया ब्लाइट लगता है, स्क्लेंटोनिया राइट लगता है, मस्टर्ड एफिड्स लगते हैं, ठीक है। तो इस सभी के अगर रेसिस्टेंस वैरायटी मिलती है तो यील्ड क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। हर्बिसाइड रेसिस्टेंस, जेट्राजिन और ये सब का यूज नहीं करना पड़ेगा अगर हर्बिसाइड रेसिस्टेंस वैरायटी मिलती है, ठीक है। तो सेटरिंग रेसिस्टेंस होना चाहिए। ब्रेस्का नाइफस की अगर बात करें तो हाईली सेटरिंग, और ब्रेस्का जुनसिया की अगर हम बात करें तो ये जो होगा आपका इंट्रोग्रेसिव ब्रीडिंग किया जाता है, इसमें टॉलरेंट टाइप की होती है। तो सेटरिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए सेटरिंग वैरायटी, जो सेटरिंग रेसिस्टेंस वैरायटी का मतलब ये हो गया कि जो जल्दी से टूट जाती हैं या बिखर जाती हैं तो उसके प्रति रेसिस्टेंस हो, जिससे उसके दाने जो हों उपयोग में आए, मीन्स उसके दाने टूट करके या फूट करके ज़मीन पर न गिरने पाए या खेत में न गिरने पाए। तो सेटरिंग रेसिस्टेंस वैरायटी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सेटरिंग की घटना जो होती है वो नेपेस के अंदर होती है। तो यहाँ पे सेटरिंग रेसिस्टेंस वैरायटी जितनी होंगी उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। इंक्रीज होना चाहिए ऑयल कंटेंट, जैसे आपने पढ़ा कि ऑयल जो होता है 40 से 45% होता है, तो हाई ऑयल कंटेंट जो होता है आपके 45% येलो सीड की जो वैरायटी है उसमें पाया जाता है, ठीक है। और फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़ से अगर बात करें तो जिसमें इरूसिक एसिड और इरूसिक एसिड की मात्रा जो होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए तो अधिक है, लेकिन खाने के लिए अच्छा नहीं है। यूरिक एसिड खाने के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसमें तीखी गंध आती रहती है। डेवलपमेंट लो यूरिक एसिड कल्टीवार फॉर एडिबल पर्चेबल, यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपको खाने के उपयोग में लाना है तो इसमें यूरिक एसिड का मात्रा जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि रिड्यूस द लिनोलेइक एसिड कंटेंट इज़ आल्सो डिजरेबल, ठीक है। तो ये भी एक, इसकी भी एक एसिड लिनोलेनिक जो एमिनो एसिड है इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि लो यूरिक एसिड वाला होना चाहिए, क्योंकि तीखी गंध जो आती है यूरिक एसिड से आती है, ठीक है। तो ये है आपका, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट होता है, ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट होता है। और ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट के कारण से क्या होता है कि जो तीखी गंध के साथ साथ जो आँखों में जलन जैसा महसूस होता है, तो इसमें पाया किया जाता है कि मोस्टली वैरायटी में तो ग्लूकोसिलेनेट पाया जाता है, लेकिन जिसमें कम मात्रा में ग्लूकोसिलेनेट हुआ या यूरिक एसिड्स हुआ, तो जितने कम मात्रा में पाया जाएगा वो फसल या वो वैरायटी हमारे लिए उतनी अच्छी है। इसमें हम ब्रीडिंग का काम क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी बाहर से कोई अच्छी वैरायटी है उसको मंगा कर अपने देश में बो सकते हैं और उसमें सिलेक्शन करके कुछ नई वैरायटियाँ निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि रेगिना फ्रॉम स्वीडन से मंगाया गया था। सिंपल सिलेक्शन कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का अप्लाई किया जा सकता है और बल्क डिग्री और सिंगल सीड मेथड्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, इन सभी मेथड्स के बारे में जानना है, साथ में आपको इन मेथड्स के माध्यम से कौन कौन सी वैरायटी निकाली गई हैं उसको एक लिस्ट बना लीजिएगा कि इस इंट्रोडक्शन के द्वारा कौन सी है, सिंपल सिलेक्शन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी कि मेथड के नाम के साथ साथ अगर आप ये वैरायटी का कुछ अचीवमेंट्स लिख लेते हैं वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, यानी कि फ़ायदेमंद रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस भी कराया जाता है इसमें, यानी कि बैक क्रॉस मेथड, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट, हेट्रोसिस ब्रीडिंग, यानी हेट्रोसिस ब्रीडिंग से हो गया कि आपके हाइब्रिडाइजेशन का एक पार्ट है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे और उसमें जो अच्छी F1s आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोसिस, यानी कि जितने भी हेट्रोसिस ब्रीडिंग में जितने भी पेरेंट्स हैं F1 जो होगा वो अपने पेरेंट्स से बेटर हो, तो वो आपके क्या है हेट्रोसिस। CMS लाइन डेवलप कर सकते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग किया जाता है, टिश्यू कल्चर है, एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है,
ठीक है। तो ये कुछ सेंटर है जो इस पे काम भी करते हैं, जैसे आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मस्टर्ड जो भरतपुर में, राजस्थान में, एनआरसी जो है मस्टर्ड की, ये भरतपुर में। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए कि ब्रीडिंग मेथड्स को, यानी कि मस्टर्ड के ब्रीडिंग मेथड्स जितने हैं, इसमें से कुछ मेथड या जितने आप इजीली तरीके से प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी किस मेथड से निकाली गई है, वो आप अचीवमेंट में डाल सकते हैं। तो एक कंप्लीट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।